हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का पार्ट 6 बल एवं दाब। ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे से। इससे पहले हम लोग क्या किए कि दो पार्ट में इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम लोग बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट बनाया गया है, तो दो पार्ट हम लोग बताते हैं कहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक एक्टिविटी 15 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्रियाकलाप 15 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट हर बार की तरह यही करेंगे कि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे और आपका पढ़ाई कभी छूटे ना। हम लोग बढ़ते हैं क्रियाकलाप 15 में, देखते हैं क्या करना है। आप पेड़ से टूटने वाले या तोड़े जाने वाले फल को ध्यान से देखिए। क्या आप देखते हैं, क्या फल पृथ्वी की ओर गिरता है? इसका क्या कारण है? हम लोग देखते हैं कि पेड़ में जो लगा हुआ फल है, ये जब भी गिरेगा तो टूटने के बाद, पकने के बाद नीचे की ओर आता है। ठीक है, धरती पे आता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं, कुछ फल जो है नीचे गिर रहे हैं और कुछ गिरा हुआ है। यहाँ पर कुछ गिरा हुआ फल भी दिखाया गया। इसका मतलब यही है कि जो फल गिरता है, ये क्यों गिरता है? क्योंकि ये गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे ये होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता ही क्या है वो समझेंगे। जैसे हम लोग पास में एक और उदाहरण है कि इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। न्यूटन के कथानुसार प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन का एक लॉ है, एक नियम है, जिसके अनुसार क्या है कि हर एक वस्तु अपने आप को क्या करता है, हर एक वस्तु अपने दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आकर्षण करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चित्र में नल से गिरता हुआ पानी का नल खोलने पर पानी जमीन की ओर गिरता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यह बल कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है। तो ये क्या है, बहुत कुछ दूरी पे रहने पे क्या है, वस्तु को बिना संपर्क, बिना टच किए उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि जब पेड़ से जो फल गिरता है ज़मीन पे आके गिरता है। ठीक है, गुरुत्व बल उसको खींच लेता है। आपने जाना कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि जो बल के प्रकार है ना, वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, मांसपेशियों बल पहले पढ़े, उसके बाद घर्षण बल पढ़े, उसके बाद हम लोग चुंबकीय बल पढ़े, उसके बाद स्थिर विद्युत बल पढ़े, और हम लोग 5वां बल पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको आपको नोट्स में लिखना है कि 5 प्रकार के बल होते हैं और ये कौन कौन से हैं, तो ये सारे नाम लिख देने हैं। ठीक है, इन सभी बलों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, एक संपर्कित बल और असंपर्कित बल। ये क्या होता है कि ऐसा बल जिसको हम लोग छू के उसमें बल लगाया जाता है। ठीक है, उसमें टच किया जाता है, कॉन्टैक्ट होता है, वैसे बल को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे कुछ बल होते हैं जो कि बिना कॉन्टैक्ट का लगता है, जैसे चुंबक में हम लोग छुएंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करता है, वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधा भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसको हम संप्रकृतिक बल कहते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु सीधे भौतिक संपर्क में आके, ठीक है, टच करके जब लगाते, जैसे मांसपेशिया बल है, किसी चीज़ को धकेलना तो आपको टच करना हो, उसको टच करके उसको धकेलते हैं हम लोग। जैसे घर्षण बल हो गया। ठीक है, ये दोनों बल किस श्रेणी में आएंगे, मांसपेशी बल और घर्षण बल। ये हम लोग आ जाएगा संप्रकृत बल में आ जाएगा। ठीक है, एक और बल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असंप्रकृत। ये क्या होता है, असंप्रकृत। ठीक है, ये क्या होता है बल, जैसे कि मांसपेशिया बल, ये तो बता ही दिए। अगले पेज पे चलते हैं हम। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक का बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण का बल, ये तीनों बल कैसे हैं, असंपर्कित बल हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। संतुलित एवं असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल बोलेंगे। संतुलित बल विराम अवस्था में
स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं होने देता है। जब भी संतुलित बल कहीं काम करता है ना, तो उससे क्या होता है, वस्तु ने गति नहीं करती है, क्योंकि दोनों साइड का जो बल है बराबर होता है। संतुलित बल गतिशील वस्तुओं के चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम शून्य ना हो तो उन बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विराम अवस्था में ला सकता है। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं के चाल में परिवर्तन कर सकता है, और असंतुलित बल पर गतिशील वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बल के प्रकार हैं जिसको हम लोग पढ़ लिए। बल का मात्रक क्या होता है, अगर उसको मापा जाएगा तो उसका मात्रक क्या होगा। बल का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है न्यूटन होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश लेटर हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे अंग्रेजी के अक्षर एन से दर्शाया जाता है। किलो बल, अगर देखा जाए 1 किलो बल, ठीक है, 1 केजी बल में द्रव्यमान के ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल कितना होता होगा। 1 किलो बल का इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 केजी जो बल है ये कितने के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। लगभग 10 के बराबर है। तो 1 किलो जो बल है वो 10 न्यूटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं सुविधा के लिए अंकित अक्षरों में अधिकतर क्या बोल सकते हैं कि 1 केजी फोर्स का उपयोग 10 न्यूटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दाब क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दाब उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दाब उत्पन्न होता है। क्या आपको आपने ध्यान दिया कि एक धारदार जो चाकू होती है, ठीक है, धारहीन चाकू की अपेक्षा आसानी से फल काट सकती है। कोई ज़्यादा नोकीला है कोई कम, तो जो ज़्यादा नोकीला है वो आसानी से मतलब काट लेता है, ठीक है, किसी भी फल को। दबाव का परीक्षण हम लोग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दबाव का परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। कुछ कीलों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्त पर दबाना है। कीलें लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जाती है। अब केवल एक कील लेके हथेली के सहारे उसको दबाएंगे, ठीक है, तो लकड़ी तख्ते पर दब जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा कील लेके दबा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंदर जा पाया, लेकिन एक कील ले लेके इसको दबाएंगे तो क्या ये ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग दाब लगा रहे थे इस सब में लग रहा था, तो सब में थोड़ा थोड़ा दाब लग रहा था तो ज़्यादा अंदर नहीं गया, जबकि इसमें पूरा दाब एक ही कील पे आ गया तो बहुत अंदर चला गया ये कील, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। कील लकड़ी के तख्त के भीतर चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक कील के संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। तो यही वजह है कि एक कील क्या है कि आराम से सतह के अंदर चला जाता है, ठीक है। अनेक कीलों को मिलने वाला संपर्क सतह जो है का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम हो जाता है, ठीक है। और एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी कार्यरत बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव कहते हैं। दबाव जो होता है बल और क्षेत्रफल से रिलेशनशिप रखता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग दबाव को, प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं P/A, मतलब फोर्स बटा एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को। ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मानक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। मीटर पर मीटर, देखो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। और जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं, और इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पास्कल भी हो जाएगा इसका, दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, ठीक है। बल का न्यूटन होता है, लेकिन दाब का क्या होता है, दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पास्कल, एक पास्कल इसको PA से दिखाया जाता है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो PA लिखेंगे, ठीक है, ये पास्कल है। एक पास्कल में 1 न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, यानी 1 PA बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ये चीज़ है। और 1 किलो पास्कल में
अगर 1 किलो पास्कल में देखा जाए तो 1000 पास्कल होता है, ठीक है। 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है, ठीक है। ये सब यूनिट से छोटा छोटा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, खास करके आपके बोर्ड के एग्जाम में। एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतत का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होता है। तो जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दबाव अधिक लगेगा, और एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है दबाव उतना ही कम लगता है। तो ये दोनों ही पॉइंट को आपको याद कर लेना है, रख लेना है पूरा, ठीक है। कि अगर एक दी हुए बल के लिए संपर्कित सतह क्षेत्रफल कम है उसमें दाब उसमें ज़्यादा लगेगा, और अगर संपर्कित क्षेत्र जो है ज़्यादा है तो क्या उसमें दबाव कम लगेगा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने पर दाब बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग तथा बल के घटने से दाब घटता है। अतः दबाव जो है आरोपित बल और बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन करेंगे कि दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ कहाँ बल का उपयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है। व्यक्ति के गद्दे पर लेटने पर जब वो लेट जाएगा तो दब्बा कम दबेगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आराम से बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, पैर का क्षेत्रफल वो कम है, और क्षेत्रफल कम है तो उसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो दब्बा ज़्यादा दबेगा। और हम लोग लेट जाएंगे तो उसका जो संपर्कित ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, संपर्क वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या बढ़ जाएगा लेटने पर, तो उसमें दबाव कम लगेगा, इसके वजह से वो दबेगा नहीं ज़्यादा। धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल और सब्जी को आसानी से काटता है, जबकि चाकू पर व्यक्ति द्वारा आरोपित बल समान होता है। ताकत उतना ही लग रहा है, लेकिन अगर धारदार है तो तुरंत तुरंत कटेगा, भोथर है पूरा, है ना, तो क्या है वो जल्दी से नहीं कटेगा, उसमें थोड़ा सा और ताकत लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ज्ञात कीजिए। तो ये खीरा एक चाकू से काटा जा रहा है, धारदार चाकू का दबाव, ठीक है। क्योंकि धारदार जो चाकू होता है उसका जो आगे का जो सिरा होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रैक्टर के पीछे का पहिया बड़ा बनाया जाता है। पहिया बड़ा रखने का कारण क्या है, तो ट्रैक्टर का जो गाड़ी होता है उसका बड़ा पीछे वाला पहिया का आप देखेंगे बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसका क्या कारण होगा, अगर पहिया पतला होता तो क्या होता। तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव और गैस, दोनों दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात किया जाए तरल पदार्थ का, तो तरल में दो चीज़ आता है, क्या क्या आता है, द्रव और गैस आता है, ठीक है। दबाव की दृष्टि से दोनों ही क्या विशेष, दोनों की विशेषता होता है, दोनों में दबाव कार्य करता है। द्रव के द्वारा आरोपित दबाव, पानी जो है, तल, एल्कोहल, पेट्रोलियम, ये सब क्या द्रव्य है। सभी द्रव बर्तन के आधार और दीवारों पर दबाव डालते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप भी करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 17 करेंगे। एक बर्तन में 3 समान आकार के पतले निकासी छिद्र बनाएंगे, ठीक है, छेदा कर देंगे, और ये निकासी बर्तन की चोटी पे बनाना है, ठीक है। चोटी से अलग गहराई पर होना चाहिए, तो चोटी है उसके अलग गहराई पे, एक थोड़ा सा ऊपर में, फिर नीचे में, सबसे नीचे में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बर्तन को पानी से पूरा भर दीजिए, और निकासी ए से निकलता पानी का न्यूनतम दूरी तय करता है, तथा निकासी सी से निकलता पानी अधिकतम दूरी तय करता है। इस चैप्टर में जो भी हम लोग का क्रियाकलाप आया है, ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रियाकलाप का हम वीडियोस बना के शॉर्ट्स के माध्यम से यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल अभी पढ़ लीजिए। तो एक बर्तन ले लिया, उसमें 3 छेद कर दिए, एक ऊपर में, एक नीचे, सबसे एक नीचे में। अब हमको नापना है कि ऊपर वाला कितना दूर में जाके गिर रहा है सेंटीमीटर में, फिर बीच वाला कितना दूर में जाके गिर रहा है, सबसे नीचे वाला कितना दूर में जाके गिर रहा है, इसको नापना है, ठीक है। नापने से हम लोग अवलोकन करने के बाद देखेंगे क्या होता है। पानी की निकासी जो है विभिन्न क्षेत्राई से है, ठीक, मतलब बहुत मतलब विभिन्न क्षेत्र से हो रहा है, इसका जो क्षेत्र है ना अलग अलग दूरी पे जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका क्या कारण है। निकासी ए में जो है चोटी के न्यूनतम गहराई है, पानी का निकासी ए पर न्यूनतम दाब लग रहा है, तो कम गहराई में दाब कम लग रहा है, इसलिए पानी दूर तक नहीं जा रहा है। बी वाला ऑप्शन में क्या है
कि इसमें बीच में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सी वाला में देखिए, सी क्या है, चोटी से बहुत अधिक गहराई पर पानी का जो निकासी है उसका बहुत ज़्यादा दाब है तथा पानी अधिक दूरी तय कर रही है, यही वजह से उसमें ज़्यादा दाब पड़ रहा है तो ज़्यादा दूरी तक जा पा रहा है, ठीक है। अतः द्रव द्वारा दबाव गहराई में गहराई बढ़ने पर वो बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे गहरा जाएगा दाब बढ़ते चला जाएगा और गहराई के घटने से दाब घटता चला जाता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सब बराबर लेवल पे अगर इसको कट करके ऐसा कर दिया जाए, समान गहराई पर किया गया तो उनके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा समान लगाया जाता है, ठीक है। ये क्रियाकलाप 18 में दिखाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। एक बर्तन में चोटी से समान गहराई पर समान आकार के 4 निकासी क्षेत्र बनाएंगे और चारों बर्तन को पानी में भर देंगे। सभी निकासी को बाहर आने वाला पानी दूरी तय करता है, तो उसको चेक करेंगे इसका क्या कारण है। चूँकि सभी निकासी चोटी के समान गहराई पर है तो निकासी से पानी समान दबाव पे बाहर निकलता है और समान दूरी तय करता है, ठीक है। ये कारण है क्योंकि ये सब का जो है ना समान दूरी पे गहराई है तो समान दूरी तय कर रहा है, समान दाब लग रहा है। द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दाब लगाया जाता है, इसे हम लोग पास्कल के नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल के नियम कहते हैं। लिखने के लिए आएगा कि पास्कल के नियम किसे कहते हैं, तो आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है, इसे हम लोग पास्कल के नियम कहते हैं। ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग करने जा रहे हैं क्रियाकलाप 19। इसमें क्या देखेंगे, अलग अलग चौड़ाई के समान ऊंचाई वाले 2 बर्तन ले लेंगे। ऊंचाई सेम रहेगा लेकिन चौड़ाई अलग अलग रहेगा। समान आकार के निकासी चोटी से समान गहराई पर होगा, उन्हें पानी से पूरा भर दिया जाएगा और दोनों बर्तन के सभी छिद्रों से बाहर पानी आने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे उस सब की दूरी कितना तय करती है। तो जो पतला वाला छोटा वाला ये बर्तन है वो कितना दूर जाता है, मोटा जो बड़ा बर्तन है ऊंचाई सेम है लेकिन बड़ा बर्तन है चौड़ा ज़्यादा है, उसका पानी का दूरी है कितना जाता है। तो विभिन्न आयतन पर दाब का प्रभाव होता है, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है। सभी निकासी समान गहराई पर है अतः सभी निकासी पर पानी का समान दबाव होगा, ठीक है। तो गहराई समान है इसलिए दबाव क्या होगा, समान ही होगा। आगे है डालते हैं और समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो चाहे बर्तन चौड़ा हो मोटा हो पतला उससे कोई मतलब नहीं है, अगर समान हाइट पे है तो समान दूरी तय करेंगे पानी, ठीक है। द्रव का दबाव बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें आगे हम लोग पास में क्रियाकलाप 20 है। पारदर्शी कांच की नली लीजिए, नली के एक सिरे पर पतली सी झिल्ली तानकर बांध दीजिए और नली को ऊर्ध्वाधर रखिए ताकि झिल्ली वाला सिरा नीचे हो जाए। नली में पानी डालिए और रबड़ की झिल्ली के आकार का अवलोकन कीजिए, ठीक है। और आप क्या देखते हैं, तो रबड़ पे हम लोग रख के इसको ऐसा दाब देंगे। बोला जा रहा है कि एक पारदर्शी नली होना चाहिए, ठीक है। बर्तन नली के सिरे के ऊपर में पतला सा झिल्ली तान कर रख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, नली को ऊर्ध्वाधर रख कर पानी झिल्ली वाला सिरा नीचे की ओर नली में पानी डालिए। और हम लोग क्या करेंगे, इस नली में पानी डालने के बाद क्या करेंगे, रबड़ की झिल्ली के आधार का अवलोकन करेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं तो क्या होता है इसमें, तो इसमें देखिए बर्तन के तली पर पानी का दबाव दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे पानी हम लोग भरते जा रहे हैं नीचे जो हम लोग डाले हैं ये क्या फूलता जा रहा है, मतलब ये जो पानी है नीचे वाला जो तल है उसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, उसमें दबाव लगा रहा है जिसकी वजह से फूलता जा रहा है। जैसे जैसे पानी भरे वैसे वैसे फूलता जा रहा है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे नली से जैसे जैसे पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है रबड़ का जो झिल्ली है वो फूलने लग जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है। नली में पानी की ऊंचाई बढ़ने पर रबड़ में झिल्ली पर पानी का दबाव जो है बढ़ जाता है, अर्थात आधार पर दबाव बढ़ जाता है। आधार पर दबाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो ये क्या बोलते हैं रबड़ पे मतलब बैलून पे लगाएगा दबाव और दबाव लगाएगा तो इसकी वजह से वो फूल जाएगा, ठीक है। पारदर्शी प्लास्टिक की एक बोतल ले लेंगे और इसके दीवारों पर निकासी बनाकर एक नली लगा देंगे और ये सुनिश्चित कीजिए कि जोड़े से पानी ना, जहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा वहाँ से पानी नहीं लीक करना चाहिए, ठीक है। नली के दूसरे सिरे पर रबड़ की झिल्ली तानकर बांध देंगे, ठीक है। दूसरा सिरे पे झिल्ली डाल देंगे और उसमें बांध देंगे। उसके बाद क्या करना है,
जैसे एक नली को तो बोतल के साथ में अटैच कर दी, ठीक है, दूसरा को उधर बोतल ये डाल देंगे, क्या बोलते हैं, बैलून बांध देंगे, ठीक है, अच्छे से। अब उस बोतल में पानी भरना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बोतल में, ठीक है, पानी भरते जाएंगे, झिल्ली फूलने लगती है तथा उसका फूलना बोतल के पानी की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे वैसे वैसे रबड़ क्या होगा, फूलते चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये बर्तन में पानी है वो क्या कर रहा है, दबाव लगा रहा है इस बैलून पर। बर्तन की दीवारों पर पानी का दाब लगता है। तो हम लोग इसमें क्या समझे थे कि बर्तन का जो नीचे वाला तल होता है उसमें भी दाब लगता है, और इस एक्टिविटी में क्या सीख रहे हैं, इसके दीवारों पे भी क्या लगता है, दाब लगता है। पिछला एक्टिविटी में क्या सीखे, इसके तल में दाब लगता है, यहाँ सीख रहे हैं इसके दीवारों में दाब लगता है, यानी पानी जल द्रव जो है वो तल और दीवारों पे दाब लगाता है, ठीक है। गैस और वायु के द्वारा लगाया गया दाब को जांचेंगे हम लोग। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ जैसे गैस हैं, सभी गैस दबाव डालते हैं। वायु गैस का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालता है। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल द्वारा जो दबाव लगता है उसको वायुमंडलीय दबाव हम लोग कहते हैं। और वायुमंडल में स्थित हवा का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। पृथ्वी के सतह, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव का महत्व होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव क्या होते चला जाएगा, घटते चला जाता है, ठीक है, आपको समझना है। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे, पृथ्वी से दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव घटता चला जाता है। आप जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही हम लोग दाब कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे, ये डिफिनेशन भी है दाब का। अगर एकांक क्षेत्रफल आधार पर वाले एक लंबे बेलन की कल्पना करें तो बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दबाव भार कहलाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। बोल रहा है अगर एकांक क्षेत्रफल आधार वाले एक बेलन के कल्पना कर लेते हैं कि एक बेलन है जिसका जो आधार का जो ये है ना आधार, वो कितना का होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि एकांक क्षेत्रफल का होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर का होगा या 1 मीटर स्क्वायर का होगा, क्यूब का होगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें जो बल कार्य करेगा, ठीक है, इसमें जो भार के लिए दबाव कार्य करेगा ना, उसी को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, ठीक है। आगे है कि एक रबड़ चूसक ले लेंगे, ठीक है। रबड़ चूसक हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में याद रखो, रबड़ चूसक ले लेंगे। और यह रबड़ के छोटे से प्याले की भांति दिखाई पड़ता है, कटोरी जैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसे किसी समतल पृष्ठ पर जोर से दबाएंगे, ठीक है, ऐसे धकेल के दबा देंगे। देखा जाता है कि रबड़ चूसक जो है फैल जाता है और पृष्ठ से चिपक जाता है बिना किसी ग्लू के, ठीक है, ये चिपक जाएगा। चूँकि रबड़ चूसक के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, भीतर स्थित वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, यानी बाहर का दाब अधिक हो जाता है और अंदर का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इस कारण से रबड़ चूसक समतल पृष्ठ से चिपक जाता है और लकड़ी के टेबल के ऊपर की कांच को वो क्या करता है, कांच को प्लेट को इसी चूसक की सहायता से चिपकाया जाता है, ठीक है। तो जो भी कांच का ये बनाते होंगे, ठीक है, टेबल वगैरह, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक गिलास को पानी से पूर्णतः भर दीजिए और उस गत्ते से ढक लीजिए और गत्ते को हाथ की सहायता से पकड़कर गिलास को उलट दीजिए और क्या करेंगे, आप देखते हैं कि गत्ते पर वायुमंडल का दबाव ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है, जो गत्ते को पकड़े रखती है, और ऊपर की ओर कार्य वायुमंडलीय दबाव पानी के द्वारा कार्यरत नीचे की ओर दबाव से अधिक होता है। और इसके कारण से क्या होता है, यह वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गत्ते का वायुमंडलीय दबाव, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या पानी डाले, उसमें ऊपर से क्या रख दिए थे, एक पेपर रख दिए थे। अब पेपर सहित तो पूरा गिलास को पलट देंगे, ठीक है, और हाथ वहाँ से धीरे से हटा लेंगे। देखेंगे कि वो जो पेपर है ना नहीं गिरेगा, पानी भी नहीं गिरेगा, जबकि उल्टा है गिलास। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है ना वायुमंडलीय दबाव जो है ना वो पानी के अंदर का जो दबाव है ना उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वो गत्ते को क्या ऊपर की ओर धकेल के रखता है।
आपको बस ये ध्यान देना है कि पानी के अंदर में जो है ना हवा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवा चला जाएगा तो फिर इसमें ज़्यादा दाब हो जाएगा और ये गत्ता भीग जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वन गेरिक ने बर्तनों से वायु के बाहर निकलने के पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने वायु दाब के बल का प्रदर्शन उन्होंने धातु के दो क्या ले लिए थे? धातु के दो खोखला ये अर्धगोले के ले लिए थे। ठीक है, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इसमें गोले को साथ जोड़कर उन्होंने बीच की वायु को निकाल दी थी। इसको ऐसे रख कर बीच का जो हवा है उसको पूरा बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अर्धगोले को 8 घोड़ों से के विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन वायु का दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग ना कर पाए। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है ना, दो अर्धगोला लिया गया। ठीक है, दोनों को ऐसे जमा करके इसके बीच का हवा को निकाल लिया गया। उसके बाद इधर 8 घोड़ा जोड़ दिया गया और इधर 8 घोड़ा जोड़ दिया गया और दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ा दिया गया। लेकिन ये दोनों घोड़ा जो है ना, इस बोल को इसमें चिपकाया कुछ भी नहीं गया, ऐसे रख दिया गया था और उसके अंदर से हवा निकाल दिया गया था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक हवा, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक हवा क्या था, वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि 8 घोड़ा खींचने के बावजूद भी क्या होता है, ये जो 2 अर्धगोला टाइप का जो बोल था वो अलग नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं है, कोई ग्लू नहीं लगाया गया, तो सिंपली दोनों को ऐसे रख दिया गया, उसके बीच का हवा निकाला गया था। ठीक है, तो इतना पावरफुल होता है हम लोग का वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक दाब। और इसी के साथ में चैप्टर भी ख़त्म होता है हमको लगता है। ठीक है, अर्धगोले को खींचते हुए घोड़े। तो आई होप कि ये बहुत बढ़िया चैप्टर था, है ना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, तो क्या समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, है ना। आपका कमेंट बहुत कम आता है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं कि चैनल पे तो आ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ समय का समय लगता है, ठीक है, कुछ ही क्षणों का समय लगता है। उतने देरी में आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, और अब जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम लोग और कंटिन्यू वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।